हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज रहेगा लेक्चर नंबर 3 और हम पढ़ रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। ठीक है, नाउ डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रमोशन के बारे में पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 जो है आपके एक्सपोर्ट मार्केटिंग में। नाउ अभी आज के लेक्चर में हमने पढ़ना है इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग चैनल्स के बारे में। अभी डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग के फ़ायदे नुकसान हमने देख लिए, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। अभी आज पढ़ेंगे इनडायरेक्ट चैनल्स कौन कौन से होते हैं। अगर किसी मैन्युफैक्चरर को इंटरमीडिएट्स के थ्रू एक्सपोर्ट करना है ओवरसीज़ मार्केट में, तो उसके पास कौन कौन से ऑप्शन रहेंगे। ठीक है, तो वो हम देखते हैं। अभी शुरू करते हैं। देयर आर वेरियस चैनल फॉर ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग विच आर एज फॉलोज। अभी यहाँ पे सबसे पहला हम देखेंगे मर्चेंट एक्सपोर्टर। मर्चेंट एक्सपोर्टर, अभी मर्चेंट बेसिक मीनिंग इज मर्चेंट यानी कि ट्रेडर हो जाएगा। ठीक है, वो क्या करेगा, सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग का काम करेगा और उसका प्रॉफिट कमा लेगा। ठीक है, यानी कि वो एक ऐसा इंटरमीडियरी है। वो क्या कर रहा है, ओवरसीज मार्केट में बहुत सारे कस्टमर हैं जिनको प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, रोलेक्स वॉचेस का ही हम एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं। सो ओवरसीज मार्केट में काफ़ी सारे डिमांड है उनकी, एंड सामने मैन्युफैक्चरर है हमारे इंडिया में। सो वो क्या कर रहा है, उसके पास से ले रहा है वॉचेस एंड वो सेल कर रहा है ओवरसीज मार्केट में कस्टमर्स को। वैसे ही अगर हम ऐसा कहें कि कार्स की एग्जांपल ले, फॉर एग्जांपल इंटरमीडियरी के थ्रू, मर्चेंट एक्सपोर्टर के थ्रू सेल्स हो रहा है। सो वो मार्केट से क्या करेगा, डिमांड देखेगा कितनी है, कस्टमर्स की डिमांड एंड ऑर्डर्स लेगा, एंड सामने वो फिर क्या कर रहा है, मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट ले रहा है, एक या एक से ज़्यादा मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट्स लेगा एंड फिर सेल कर देगा कस्टमर्स को। एंड वो क्या करने वाला है, इसी प्रोसेस में वो उसका प्रॉफिट अर्न कर लेगा। ठीक है, सो उसे हम कहेंगे मर्चेंट एक्सपोर्टर्स। नाउ अभी द मर्चेंट एक्सपोर्टर इज द इंटरमीडियरी बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड द ओवरसीज बायर। ये दोनों को ही कनेक्ट कर रहा है, ओवरसीज बायर को एंड मैन्युफैक्चरर को। ही ऑब्टेन्स ऑर्डर्स फ्रॉम ओवरसीज बायर्स, obtains orders from overseas buyer, assembles the goods from the local suppliers। ठीक है, एक तो ऑर्डर लेता है बायर से, दूसरा करता है assembles the goods from the local supplier and then exports। the main advantages are, अभी इसके फायदे क्या है, lower risk, ओनली मार्केटिंग रिस्क। इसको तो क्या है, सिर्फ मार्केटिंग रिस्क ही हो गया ना उसके लिए। तो प्रोडक्शन तो वो कर नहीं रहा है, मैन्युफैक्चरर तो ये नहीं है। सो फिर प्रोडक्शन का जो पैसा अगर डूब जाता है इनकेस, तो वो तो इसका नुकसान नहीं कहलाएगा। तो इसके पार्ट में कितना रिस्क है, ओनली मार्केटिंग रिस्क। नेक्स्ट इज लोअर ओवरहेड्स, ओनली मार्केटिंग ओवरहेड्स, सिर्फ मार्केटिंग प्रोडक्ट को प्रमोट करने का खर्चा है। ठीक है, ऑर्डर लेने हैं कस्टमर्स से, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स, एजेंट वगैरह कोई है सपोज, फॉर द पर्पज़ ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग इसने कुछ रखा हुआ है। सो वैसे ही खर्चे इसके पार्ट में आएंगे, ओनली मार्केटिंग ओवरहेड्स। नेक्स्ट इज स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग एक्टिविटीज़। अभी इसने प्रोडक्शन तो करना नहीं है, सिर्फ सेल्स पे ही ध्यान देना है। सो क्या हो जाएगा, स्पेशलाइजेशन आ जाएगा इसके पास। नेक्स्ट इज लोअर इन्वेस्टमेंट, दैट इज इन्वेस्टमेंट ओनली इन मार्केटिंग एक्टिविटीज़। इसको प्रोडक्शन के लिए पैसे लगाने नहीं है। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी में पैसे नहीं लगाने, अदर असेट्स में नहीं लगाने हैं। ठीक है, सिर्फ मार्केटिंग एक्टिविटीज़ में जो पैसे लगते हैं वही पैसे इसने लगाने हैं। सो इन्वेस्टमेंट भी कम हो गया, ओवरहेड्स भी कम हो गए, साथ ही स्पेशलाइजेशन भी आ गया, रिस्क भी कम हो गया एंड प्रॉफिट भी वो अर्न कर रहा है। तो ये हो गया सबसे पहला इंटरमीडियरी जिसके थ्रू मैन्युफैक्चरर्स उनके प्रोडक्ट को ओवरसीज मार्केट में सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कैनलाइजिंग एजेंसीज। कैनलाइजिंग एजेंसीज, अभी कैनलाइजिंग एजेंसी यानी कि गवर्नमेंट एजेंसीज। कुछ गवर्नमेंट एजेंसीज ऐसी होंगी जो प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करने का काम करेगी इन द ओवरसीज मार्केट। लेकिन एक बात यह है
कि सारे ही प्रोडक्ट के लिए ये एजेंसीज नहीं है, कुछ स्पेसिफाइड प्रोडक्ट्स है जो गवर्नमेंट ने बताए हुए हैं, वही प्रोडक्ट कैनलाइजिंग एजेंसी के थ्रू एक्सपोर्ट होंगे। और एक बात यह है कि वो प्रोडक्ट सिर्फ यहीं से एक्सपोर्ट होंगे, मैन्युफैक्चरर खुद ओवरसीज मार्केट में जाके नहीं बेच सकता, या कोई अदर ऑप्शन अदर इंटरमीडियरी के पास वो नहीं जाएगा, उसने वो प्रोडक्ट यहीं से बेचना है, गवर्नमेंट एजेंसी से ही बेचना है। सो वो कौन कौन से प्रोडक्ट है हम देखते हैं। सो द कैनलाइजिंग एजेंसीज डील विथ कैनलाइज आइटम्स, ठीक है, कुछ आइटम्स गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब की है, वो आइटम्स इन्हीं के थ्रू एक्सपोर्ट होनी चाहिए। This canalized items can exported only through government agency. For instance, items like gum karaya, mineral ores, negar seeds and petroleum products are canalized in India. अपने इंडिया में इतने प्रोडक्ट को कैनलाइज किया हुआ है। These items are to be exported only through government agency. ठीक है, अभी कैनलाइजिंग एजेंसीज हमें बताई है कुछ। सबसे पहला है नेशनल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन NAFED, दूसरा है ट्रिबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन TRIFED, नेक्स्ट इज मिनरल्स एंड मेटल्स ट्रेडिंग कॉरपोरेशन MMTC, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC एंड सो ऑन। सो ऐसी कुछ कैनलाइजिंग एजेंसीज है गवर्नमेंट की जिनके थ्रू ये स्पेसिफाइड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट होंगे ओवरसीज मार्केट में। सो ये सेकेंड इंटरमीडियरी होगा। अभी एक क्वेश्चन सबके दिमाग में आ सकता है कि भाई क्यों ऐसा, गवर्नमेंट ने क्यों ऐसा किया है कि ये जो प्रोडक्ट है वो स्पेसिफाई किए हैं और इन्हीं एजेंसी के थ्रू ही जाएंगे, ऐसा क्यों है। तो देखिए अभी गवर्नमेंट तो क्या करेगी, उसने तो कंट्री के बारे में सोचना है, कंट्री के वेलफेयर के बारे में सोचना है। सो गवर्नमेंट क्या सोचती है कि भाई ये कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं कि वो कभी कभी ऐसे हो सकता है कि एक्सपोर्टर्स डायरेक्टली अगर सेल करने जाए ओवरसीज मार्केट में तो वो कम प्राइस में प्रोडक्ट को बेच देंगे, तो हमारी कंट्री का नुकसान है, फॉरेन एक्सचेंज कम आएगा, ठीक है, अंडर इन्वॉइसिंग कर देंगे इन शॉर्ट। दूसरा ऐसे हो सकता है कि सारे ही जो मैन्युफैक्चरर्स है वो एक्सपोर्ट ही करते रहेंगे, सो डोमेस्टिक मार्केट में प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं होंगे हमारी पब्लिक के लिए, वो एक इश्यू है, ठीक है। और डिमांड के कंपैरिजन में अगर प्रोडक्ट्स कम अवेलेबल है मार्केट में तो यहाँ पे प्राइस बढ़ जाएगी, प्राइस स्टेबलाइज नहीं रहेगी। तो इन्हीं कुछ रीज़न की वजह से गवर्नमेंट ने कुछ प्रोडक्ट्स को क्या किया है, कैनलाइज किया है, एंड वो इन गवर्नमेंट एजेंसीज के थ्रू ही एक्सपोर्ट हो सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम इंटरमीडियरी अभी पढ़ते हैं, वो है स्टेट कॉर्पोरेशंस। स्टेट कॉर्पोरेशंस, अभी कुछ स्टेट्स में स्टेट कॉर्पोरेशंस बनाए गए हैं, ठीक है। वो क्या करेंगे, मैन्युफैक्चरर्स के पास से प्रोडक्ट लेंगे, कलेक्ट करके फिर ओवरसीज बायर्स को वो सेल कर देंगे, ठीक है। अभी ये किन केसेस में होगा, स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स के केसेस में होगा, ठीक है। वो छोटे छोटे बिजनेसेस हैं, सो अभी उनके पास रिसोर्सेज कम है, उनके पास पावर कम है, अब्रॉड ओवरसीज मार्केट में जाके बार्गेनिंग करना, नेगोशिएट करना, उनके पास इतनी पावर नहीं है। इसके लिए उन्हें हेल्प करने के लिए स्टेट कॉर्पोरेशंस बनाए गए हैं। So some states of India such as Bihar, UP and Gujarat, state governments has set up corporations to look up after export of small scale sector. इन्हें हेल्प करने के लिए स्टेट कॉर्पोरेशन बनाए गए हैं। This is because small sector units find it difficult to negotiate with overseas buyers and so to undertake various export formalities, ठीक है। इनके पास इतना ज़्यादा नॉलेज भी नहीं होता है, रिसोर्सेज नहीं होते कि वो एक्सपोर्ट फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट कर सके, प्लस वो नेगोशिएट भी नहीं कर सकते ओवरसीज मार्केट में। Therefore, the small units supply the goods to state corporation which look after the export activities, ठीक है। छोटे छोटे बिजनेसेस है वो स्टेट कॉर्पोरेशन को माल बेचेंगे एंड फिर स्टेट कॉर्पोरेशन क्या करेगा, एक्सपोर्ट करेगा। नाउ नेक्स्ट वन इज एक्सपोर्ट कंसोर्टियम। अब फिर से ये किसके लिए बनाया गया है, स्मॉल सेक्टर के लिए।
छोटे बिजनेसेस को हेल्प करने के लिए बनाया गया है। हमने देखा कि उनके पास नेगोशिएशन पावर नहीं है, एक्सपोर्ट फॉर्मेलिटीज़ करने में भी उनको प्रॉब्लम्स आती है, सो उनके हेल्प के लिए ही इसे भी बनाया गया है। नाउ मैन्युफैक्चरर्स स्पेशली इन द स्मॉल सेक्टर कैन ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इनटू अ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन फॉर एक्सपोर्ट पर्पस विच इज़ कॉल्ड एक्सपोर्ट कंसोर्टियम। देखिए छोटे छोटे बिजनेसेस, उनको पता है अकेले अकेले हम नहीं कर पाएंगे एक्सपोर्ट, बहुत प्रॉब्लम आएगी, तो वो लोग क्या सोचेंगे, हम एक साथ आते हैं एंड हम कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, ठीक है, तो उसे क्या कहा जाएगा, एक्सपोर्ट कंसोर्टियम। फिर क्या होना है, द एक्सपोर्ट कंसोर्टियम इनेबल्स इंडिविजुअल एक्सपोर्टर टू टेक एडवांटेज ऑफ जॉइंट मार्केटिंग एफर्ट्स। अभी ये जो ऑर्गेनाइजेशन बन गया है वो क्या करेगा, जॉइंट मार्केटिंग एफर्ट्स लेगा, सच एज जॉइंट नेगोशिएशन विथ ओवरसीज बायर, जॉइंट मार्केटिंग, रिसर्च, जॉइंट शिपमेंट एक्सेट्रा, सारी चीज़ें एक साथ में होगी, ठीक है। मान लो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट के लिए हेल्प की जा रही है स्मॉल बिजनेसेस को, सो जॉइंट शिपमेंट किया जाएगा, जितने भी मैन्युफैक्चरर है सबके प्रोडक्ट का जॉइंट शिपमेंट करो, रिसर्च होगी तो सबको हेल्प होने वाली है, नेगोशिएशन भी एक साथ होगा फॉरेन बायर के साथ। सो क्या होना है, छोटे छोटे बिजनेसेस को बहुत हेल्प मिलेगी इससे। सो ये हो गया फोर्थ इंटरमीडियरी, दैट इज एक्सपोर्ट कंसोर्टियम। नाउ नेक्स्ट वन इज ओवरसीज सेल्स एजेंट। Overseas sales agent. Now export firm can appoint overseas agent to distribute and market its goods. The export firm can directly supply the goods to the overseas sales agent who take up responsibility to distribute export firm's goods in the overseas market. देखिए हमने मर्चेंट एक्सपोर्टर जो पढ़ा, सो वो भी प्रोडक्ट लेके बेच ही रहा है, ठीक है, मैन्युफैक्चरर से लेके बेच रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ओवरसीज सेल्स एजेंट, वहाँ के मार्केट में ही हमने सेल्स एजेंट अपॉइंट कर दिया है, ठीक है। हम जर्मनी में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पे हमने सेल्स एजेंट अपॉइंट किया। अभी वो क्या करने वाला है, हमारा प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करके देगा, हम वो एजेंट को ही देंगे, प्रोडक्ट सप्लाई करेंगे एंड वो एक्सपोर्ट करके देगा हमारे प्रोडक्ट को, ठीक है। Now the overseas sales agent can be appointed for a particular country or a region or a group of countries. इस तरीके से सेल्स एजेंट को अपॉइंट किया जा सकता है, पर्टिकुलर कंट्री के लिए भी किया जा सकता है, रीजन या फिर ग्रुप ऑफ कंट्रीज। जैसे हम कहें कि यूरोपियन यूनियन की जो कंट्रीज है तो उस के लिए हम पर्टिकुलर किसी एजेंट को अपॉइंट करते हैं तो हम कर सकते हैं वैसे, ठीक है। सो ये बात हो गई ओवरसीज सेल्स एजेंट की। फिफ्थ हमारा होगा इंटरमीडियरी। नाउ नेक्स्ट वन इज स्टेटस होल्डर, स्टार एक्सपोर्ट हाउसेस, ठीक है। अभी क्या होगा, मैन्युफैक्चरर जो है स्मॉल स्केल बिजनेसेस से भी हो सकते हैं वो मैन्युफैक्चरर, अभी वो क्या करेंगे, स्टेटस होल्डर के थ्रू भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये स्टेटस होल्डर क्या है, कुछ ऐसी एंटिटीज़ है जो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है एक्सपोर्ट मार्केट में, ठीक है, उनका एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, बहुत लार्ज स्केल में उन्होंने एक्सपोर्ट किया हुआ है, तो फिर उन्हें कुछ स्टेटस प्रोवाइड किया जाता है, गवर्नमेंट कुछ स्टेटस देती है उन्हें, ठीक है। सो अभी छोटे छोटे बिजनेसेस है, स्मॉल स्केल है या फिर अदर मैन्युफैक्चरर है, वो लोग क्या कर सकते हैं, इनके थ्रू जाके फिर एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो अब ये स्टेटस होल्डर कौन बन सकता है, कौन कौन एंड क्या कंडीशंस है उसके लिए वो हम पढ़ते हैं। सो लार्ज एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन कैन बिकम स्टार एक्सपोर्ट हाउसेस। देखिए जो लार्ज एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत ज़्यादा स्केल पे वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो लोग बन सकते हैं स्टार एक्सपोर्ट हाउस। करंटली देर आर 5 टाइप्स ऑफ status holders such as 1 star export house, 2 star export house, 3 star, 4 star and 5 star.
विच आर क्लासिफाइड ऑन परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, ठीक है। किसको हम 4 स्टार, लार्ज स्केल पे तो बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट करने के लिए, पर हम 1 स्टार किसको कहेंगे, 4 स्टार 3 स्टार किसको कहेंगे, तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया दिया है गवर्नमेंट ने। तो अभी वो देखते हैं, एलिजिबिलिटी, सबसे पहले एलिजिबिलिटी देखते हैं। सो द फॉलोइंग एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस आर एलिजिबल टू क्लेम स्टेटस ऑफ एक्सपोर्ट हाउसेस, ट्रेडिंग हाउसेस। कौन कौन से बिजनेसेस बन सकते हैं एक्सपोर्ट हाउसेस? तो सबसे पहला है मर्चेंट एंड मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर। मर्चेंट एक्सपोर्टर हमने पढ़ा फर्स्ट पॉइंट में, ठीक है, जो बाय करता है लोकल सप्लायर से एंड सेल करता है ओवरसीज मार्केट में, मर्चेंट एक्सपोर्टर है। या मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर जो डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर रहा है ओवरसीज मार्केट में। सर्विस प्रोवाइडर जो ओवरसीज मार्केट में सर्विस देते हैं, ठीक है। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स हो सकते हैं। नेक्स्ट इज यूनिट लोकेटेड इन सेज दैट इज स्पेशल इकोनॉमिक जोन या फिर एग्री एक्सपोर्ट जोन। यूनिट्स लोकेटेड इन इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क या फिर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। यूनिट्स लोकेटेड इन बायोटेक्नोलॉजी पार्क, ठीक है। ये सारे ही बिजनेसेस एलिजिबल है। किस लिए एलिजिबल है? एक्सपोर्ट हाउसेस या ट्रेडिंग हाउसेस के लिए बनने के लिए एलिजिबल है, लेकिन उसके लिए अभी एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस हमें देखना है क्या क्या रहेगा एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। तो स्टेटस कैटेगरी, स्टेटस recognition depends upon FOB export performance during the current plus preceding 2 years as per FTP यानी कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-20, ठीक है। अभी ये जो हमें देखना है एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस चेक करना है, जैसे हम कहें हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स की हम बात करें कि तो उसको हम ट्रेडिंग हाउस में कंसिडर करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है, वो हमें चेक करना है। तो उस एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट का हम क्या करेंगे, करंट ईयर प्लस प्रीसीडिंग 2 ईयर्स का हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस देखेंगे। FOB एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, फ्री ऑन बोर्ड प्राइस जो रहेगी वो उसने कितना एक्सपोर्ट किया है वो हम देखेंगे, करंट ईयर प्लस प्रीसीडिंग 2 ईयर्स, ठीक है। सो इस कंडीशन के हिसाब से उसका एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस ज़्यादा हो रहा है उससे, तो फिर हम उसे स्टेटस देंगे। नाउ देर आर 5 कैटेगरीज ऑफ स्टेटस होल्डर्स विद डिफरेंट लेवल ऑफ एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। स्टेटस कैटेगरी 1 स्टार 2 स्टार, ठीक है। नाउ एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस FOB FOR वैल्यू इन US डॉलर मिलियन ड्यूरिंग करंट ईयर एंड प्रीवियस 2 ईयर, ठीक है। तो 1 स्टार के लिए कितना है, US डॉलर $3 मिलियन, ठीक है, इससे बढ़ता है तो 1 स्टार कहेंगे। 2 स्टार के लिए 25 US डॉलर मिलियन है, 3 स्टार के लिए 100 है, 4 स्टार के लिए 500 एंड 5 स्टार के लिए 2000 है, ठीक है। ये जो उन लोगों ने हमें कंडीशन बताई है वो फुलफिल होती है तो ही फिर ऊपर दिए गए बिजनेसेस एक्सपोर्ट हाउसेस में कंसिडर किए जाएंगे और उसमें उनको ये स्टेटस दिया जाएगा बेस्ड ऑन एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, ठीक है। चलिए, तो अभी ये हमने पढ़ा। नाउ द स्टेटस होल्डर्स आर प्रोवाइडेड विथ, अभी मान लो स्टेटस मिल गया इन्हें, ठीक है, 1 स्टार 2 स्टार स्टेटस मिल गए हैं, तो अभी इनको बेनिफिट्स क्या मिलेंगे? अभी हम इनकी बात कर रहे हैं, जो लोग इनके थ्रू सेल करने वाले हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं। मैं मर्चेंट मैन्युफैक्चरर या स्मॉल स्केल बिजनेस की अभी फ़िलहाल हम बात नहीं कर रहे हैं, हम इस इंटरमीडियरी की ही बात करें। सो उसको कौन सा बेनिफिट मिलेगा? सबसे पहला मिलेगा इंसेंटिव स्क्रिप्ट फॉर इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स जब इंपोर्ट होता है सो उसके ऊपर जो ड्यूटी भरनी होती है वहाँ पे इनको बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद आता है 100% रिटेंशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अर्नड इन EEFC, दैट इज एक्सचेंज अर्नर्स फॉरेन करेंसी अकाउंट, ठीक है। अभी जब भी एक्सपोर्ट होता है पैसे आते हैं, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज ऑन होता है, इस अकाउंट में पैसे आए हैं, सो अभी बेनिफिट क्या मिलेगा? 100% रिटेंशन, यानी कि इसी अकाउंट में तुम वो पैसे रखो फॉरेन करेंसी में एंड जब भी तुम्हें पेमेंट करना है डायरेक्टली यहाँ से पेमेंट कर लो, उसे इंडियन रुपये में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक बेनिफिट मिल गया। नेक्स्ट इज एग्जाम्पशन ऑफ नेगोशिएशन ऑफ एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स थ्रू बैंक,
ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन कम हो गया। कस्टम क्लियरेंस ऑन सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस इज अलाउड, ठीक है, सेल्फ डिक्लेरेशन करो और कस्टम क्लियरेंस करो। नेक्स्ट इज पीरियड ऑफ 360 डेज फॉर एक्सपोर्ट क्रेडिट, 360 डेज फॉर एक्सपोर्ट क्रेडिट इज अलाउड इंस्टेड ऑफ 180 डेज, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन क्या है, एक्सपोर्ट में क्रेडिट पीरियड कितना दिया जा सकता है, मैक्सिमम 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ शिपमेंट, इतना होता है, ठीक है। लेकिन ये जो एक्सपोर्ट हाउसेस है वो अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं सो वो 360 डेज का क्रेडिट पीरियड दे सकते हैं उनके कस्टमर्स को। उससे क्या होगा, सेल्स बढ़ेगा फॉरेन मार्केट में। लास्ट बेनिफिट इज एग्जाम्पशन फ्रॉम फर्निशिंग बैंक गारंटी टू क्लेम एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स एक्सेट्रा। देखिए ये भी एक फ़ायदा मिल गया, बैंक गारंटी देने की ज़रूरत नहीं है। सो ये सारे फ़ायदे मिलते हैं स्टार हाउसेस को, ठीक है। सो ये हमने लास्ट इंटरमीडियरी पढ़ लिया, ठीक है। सो ये हमने सारे इंटरमीडियरीज इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग चैनल्स पढ़े, ठीक है, जिनके थ्रू मैन्युफैक्चरर्स या स्मॉल बिजनेसेस क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं ओवरसीज मार्केट में। नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक इज डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग वर्सेस इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग, उसका डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन हमें देखना है। सो देख लेते हैं जल्दी से। सो अभी यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग, इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग, सबसे पहला इसका मीनिंग हम देखें। सो एक्सपोर्ट मार्केटिंग इज अंडरटेकन डायरेक्टली बाय द मैन्युफैक्चरर, ठीक है। यहाँ पे क्या करता है, मैन्युफैक्चरर खुद ही सेल करता है। द मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट्स द गुड्स थ्रू इंटरमीडियरीज, यहाँ पे थ्रू इंटरमीडियरीज होगा। कौन कौन से इंटरमीडियरीज होंगे वो अभी हमने ऊपर पढ़ा। उसके बाद आता है फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, ये डायरेक्टली मार्केट में सेल कर रहा है मैन्युफैक्चरर, तो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सीधी उसके पास आएगी कि मार्केट में क्या चल रहा है, कितना डिमांड है, कितना कंपटीशन है वगैरह वगैरह, कस्टमर के टेस्ट क्या है, फैशन क्या है। सो द मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर कैन गेट फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन ऑन द इम्पोर्टर्स रिक्वायरमेंट। यहाँ पे क्या होगा, द मैन्युफैक्चरर exporter may not get first hand information as he has to depend on intermediaries। इसको क्या करना है, इंटरमीडियरी पे डिपेंड होना है ना, वो बताएगा तभी उसको पता चलेगा, वैसी इंफॉर्मेशन उसे मिलेगी। नेक्स्ट इज कंट्रोल, यहाँ पे क्या होगा, एक्सपोर्टर का कंट्रोल होगा सारी ही चीज़ों पे, प्राइस कितना चार्ज करना है, पैकेजिंग कैसे करना है, मार्केटिंग कैसे करना है। एक्सपोर्टर कैन एक्सरसाइज डायरेक्ट कंट्रोल ओवर पैकेजिंग, प्राइसिंग, प्रमोशन, आफ्टर सेल सर्विस एक्सेट्रा। एंड अभी यहाँ पे क्या होना है, यहाँ पे कंट्रोल नहीं होगा। सो द मैन्युफैक्चरर मे नॉट बी एबल टू एक्सरसाइज डायरेक्ट कंट्रोल ओवर पैकेजिंग, प्राइसिंग, प्रमोशन एक्सेट्रा, क्योंकि यहाँ पे ये सारी चीज़ें कौन करने वाला है, इंटरमीडियरी करेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज रेपुटेशन। नेक्स्ट इज रेपुटेशन। So the direct exporter can earn goodwill in international market। अभी ये खुद ही मार्केट में जाके बेच रहा है तो रेपुटेशन भी उसकी ही बढ़ेगी। एंड यहाँ पे क्या होना है, मैन्युफैक्चरर मे नॉट अर्न रेपुटेशन इन ओवरसीज मार्केट, द इंटरमीडियरीज गेट्स रेपुटेशन, क्योंकि एक्सपोर्ट हो रहा है थ्रू इंटरमीडियरी, सो उनकी रेपुटेशन बढ़ रही है। नेक्स्ट इज रिस्क। अभी यहाँ पे ज़्यादा रिस्क रहेगा कंपेयर टू इनडायरेक्ट। देर आर मोर रिस्क एज द एक्सपोर्टर हैज़ टू अज्यूम प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग रिस्क। दोनों ही काम यही कर रहा है, प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग। सो यहाँ पे रिस्क बढ़ गया। एंड यहाँ पे क्या होने वाला है, द रिस्क इन्वॉल्व आर लेस एज मैन्युफैक्चरर हैज़ टू बेयर ओनली मैन्युफैक्चरिंग रिस्क। मैन्युफैक्चरर के खाले मैन्युफैक्चरिंग के जो पैसे लगाए हैं उतना ही रिस्क होगा, आगे मार्केटिंग का रिस्क इसका नहीं होगा। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगेगा डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग में, क्योंकि उसको प्रोडक्शन के भी पैसे लगाने हैं, मार्केटिंग एक्टिविटीज़ के भी पैसे लगाने हैं। सो इट रिक्वायर्स मोर इन्वेस्टमेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। यहाँ पे क्या होगा, लेस इन्वेस्टमेंट होगा, क्योंकि ही हैज़ टू लुक आफ्टर ओनली मैन्युफैक्चरिंग एस्पेक्ट। यहाँ पे मैन्युफैक्चरर को सिर्फ प्रोडक्शन ही देखना है,
सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी का इन्वेस्टमेंट देखो, एसेट्स देखो, बस मार्केटिंग में उसको नहीं जाना है। सो यहाँ पे लेस है इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट इज इंसेंटिव्स। इंसेंटिव्स यानी एक्सपोर्टर को जो इंसेंटिव्स मिलते हैं, ठीक है, ड्यूटी ड्रॉबैक मिलता है, आईटी में बेनिफिट मिलता है, एक्साइज में मिलता है वगैरह, यहाँ पे सब फायदे इसको मिलेंगे मैन्युफैक्चरर को, क्योंकि वो खुद ही एक्सपोर्ट कर रहा है तो उसके बिजनेस में ही एक्सपोर्ट काउंट हो रहा है। सो डायरेक्ट एक्सपोर्टर कैन क्लेम a number of incentives such as income tax benefit, duty drawback, special licenses etc. यहाँ पे क्या हो रहा है, मैन्युफैक्चरर को नहीं मिलेगा, may not be able to claim various incentives unless export documents are in his name. नॉर्मली क्या होगा, इंटरमीडियरी एक्सपोर्ट कर रहा है तो उसके नाम पे एक्सपोर्ट होगा तो सारे बेनिफिट उसको ही जाएंगे। अगर किसी केसेस में मैन्युफैक्चरर के नाम पे है डॉक्यूमेंट्स तो फिर वो बेनिफिट ले सकता है, अदरवाइज नहीं लेगा। नेक्स्ट बात आती है स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन यहाँ पे कम होगा क्योंकि मैन्युफैक्चरर को क्या करना है, मार्केटिंग भी देखना है एंड प्रोडक्शन एस्पेक्ट भी देखना है। सो स्पेशलाइजेशन यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है, लैक्स स्पेशलाइजेशन। जबकि यहाँ पे क्या होना है, सिर्फ प्रोडक्शन ही देखा जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग ही देखा जाएगा, तो वहाँ पे स्पेशलाइजेशन ज़्यादा होगा इन मैन्युफैक्चरिंग। नाउ नेक्स्ट इज सूटेबिलिटी। सूटेबिलिटी, सो ये किसको ज़्यादा सूटेबल होगा, डायरेक्ट एक्सपोर्ट करना। जो बड़े बड़े बिजनेसेस हैं उनके लिए सूटेबल होगा क्योंकि वो एफर्ट्स भी ले सकते हैं डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग करने के लिए एंड उनके पास उतने रिसोर्सेज, उतना फंड भी अवेलेबल है। सो मोर सूटेबल फॉर लार्ज स्केल एक्सपोर्टर्स। यहाँ पे क्या होगा, ये लार्ज स्केल के लिए नहीं है, ये होगा स्मॉल बिजनेसेस के लिए। स्मॉल स्केल एक्सपोर्टर जो फॉरेन मार्केट में नेगोशिएट नहीं कर पाते, ठीक है, उनके पास इतनी पावर नहीं है, उतने रिसोर्सेस नहीं है, सो वो जाएंगे इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग के लिए। एंड लास्ट वन इज प्राइजेस। प्राइजेस की अगर हम बात करें, सो एक्सपोर्ट, डायरेक्ट एक्सपोर्ट कैन फेच हाई प्राइजेस इफ सोल्ड डायरेक्टली बाय द मैन्युफैक्चरर, ठीक है, खुद ही बेच रहा है ना मार्केट में, सो जो भी प्राइस मिलना है वो सीधा उसको ही मिलेगा, तो उसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, लोअर प्राइस मिलेगा मैन्युफैक्चरर को। क्यों, क्योंकि बीच में इंटरमीडियरीज आ गए ना, उन्होंने उनका मार्जिन लगा दिया, सो मैन्युफैक्चरर को कम पैसे मिलेंगे यहाँ पे। सो अभी ये हमने यहाँ पे डिस्टिंग्विश बिटवीन भी देख लिया, डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग एंड इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग का, ठीक है। तो ये टॉपिक यहाँ पे ओवर हो गया स्टूडेंट्स। एंड अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, लॉजिस्टिक्स के बारे में, कंपोनेंट्स ऑफ लॉजिस्टिक्स पढ़ेंगे वहाँ पे। सो आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर से करना। बाय एवरीवन।